हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई 2025 यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में होता है, जितने भी बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हैं उनको एकदम टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भैया ये मॉडल पेपर सीरीज जो अभी चल रहा है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये चौथा क्लास है। आपके लिए एक तरीके से रामबाण या फिर ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि जब एग्जाम होगा ना तो मैं बता दूंगा, देखो यहाँ पर ये बताया था और ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आज के क्लास से एक सिंगल क्लास आपके एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देकर जाऊंगा, ये गारंटीड है। कारण ये नहीं कि मैं जो क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं। आप देखे होंगे, अगर मेरी वीडियोस पहले 3 क्लासेस देख चुके हो तो मैं क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं। मेरा सिंपल सा फंडा है, आपके एग्जाम का PYQ लेता हूं एंड PYQ में भी कैसा, मोस्ट रिलेवेंट PYQ, यानी कि जिसके संभावित जो रिपीट हो रहा है, जो टॉपिक रिपीट हो रहा है, एंड उस PYQ क्वेश्चन को एक टॉपिक समझता हूँ एंड उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जेई कब का नियम है कि वो रिपीट करता है, तो वो टॉपिक रिपीट करेगा तो एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 बार हर वीडियो को देखिए एंड बार बार हो सके तो नोट करके अच्छे से पढ़िए एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिए। एंड जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, आपका रास्ता इसी होकर गुजरेगा, मतलब इसको कर लीजिए तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ले जाने का रास्ता है। एंड जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज या एडेड कॉलेज चाहते हैं, किसी तरह से उनका एडमिशन हो जाए, तो उनको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। खास करके प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बायोलॉजी पढ़िए एंड सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स 0 नंबर है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन नंबर नहीं मिलता है ना, कॉलेज नहीं मिलता है कम नंबर पे, तो इसलिए थोड़ा बेटर मार्क्स करिए। ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कॉलेज जिनको चाहिए, कम से कम कोशिश करिएगा 20-25 क्वेश्चन सही हो जाए तो फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज अपने मनचाहा मिल जाएगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, अच्छे से लगिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं पिछले 5 वर्षों से डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। एंड लोग मुझे इसलिए ही जानते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर मैं बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ जो सीधा सीधा एग्जाम में लड़ता है। इसका मतलब मैं कोई जादूगर या फिर भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ, मेरा बस अनुभव बोलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो कि आप अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वो 2016 का क्वेश्चन था एंड ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, तो समझ रहे बात को। 2016 के क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था वो 2016 में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज 2017 का क्वेश्चन मैं लाया हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल। जी हाँ, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अप्रोक्सीमेटली। मानव के रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। रुधिर कोशिका, लाल कला या रुधिर कोशिका होता है जिसका जीवन लगभग होता है। सारे बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 120 डेज, 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 120 डेज, राइट। हाँ, हमने आपको आरबीसी के रिगार्डिंग और भी कुछ बातें आपको बताई थी, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, रिकॉल करिए। रेड ब्लड सेल का नॉर्मल रेंज कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज कहने का मतलब है कि इसका कितना मात्रा होता है, तो इस बार चांसेस है कि यही पूछ ले। 4.5 टू 5.5 मिलियन है ना, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर MMQ ऑफ ब्लड, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यू, यानी कि आप कह सकते हैं 1 ml ब्लड में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। ठीक है, हाँ। एंड आरबीसी के बारे में इस बात को भी ध्यान रखना कि आरबीसी आपका किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आरबीसी में चूंकि होता है हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है बताओ, हीमोग्लोबिन आपके गैसियस ट्रांसपोर्ट खार करके O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलो तो अब टॉपिक अगर आरबीसी है तो आरबीसी के रिगार्डिंग और क्या मतलब और क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आरबीसी के रिगार्डिंग और कुछ बातें आपको याद रहना चाहिए। कह रहे एवरेज लाइफ स्पैन और कितना होता है, 100 से 120 दिन, 100 टू 120 डेज।
एंड इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है बाई कॉनकेव शेप, याद रखना। बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है सर, बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है, तो बाई कॉनकेव मतलब आप समझ सकते हो कि आप एक आटा का छोटा सा गुलिया बनाओ एंड दोनों उंगली के बीच में रख दो, तो वो जो आकृति बनेगा वो आपका बाई कॉनकेव शेप होता है, ठीक है, हाँ जी। तो वो आपका बाई कॉनकेव शेप, दोनों तरफ गड्ढा जैसा शेप होता है, हाँ जी। एंड नंबर ऑफ आरबीसी वेरी करता है अलग अलग लोगों में, ठीक है, ध्यान रखना। हैव नो ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियाई। मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है, नो, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी अवेलेबिलिटी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो आप सोचेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो इसीलिए तो बीच में चिपक जाता है ना, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसीलिए बीच में चिपका हुआ टाइप का, चपटा टाइप का होता है। एंड इसमें कैसा रेस्पिरेशन होता होगा सर फिर, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पता है आप सभी लोगों को पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है ना, एनर्जी बनाने का काम करता है, एंड वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे होता होगा, तो ये एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही एनर्जी बनाने का काम करता है। फिर यहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मैंने बताया था, जो कि पिगमेंट है, जो कि एक्चुअली रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है, एंड रेड ब्लड सेल की वजह से ही ब्लड का कलर भी लाल आता है। वेरी गुड। तो ये जो हीमोग्लोबिन बात कर रहे हैं, इसको, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। एंड वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताएंगे, है ना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हाउ मच, मतलब कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एक बार में। तो बार बार बता रहा हूँ भाई, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को, इससे पहले वाले क्लास में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, तो आपको बार बार अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक साथ कैरी कर सकता है। एंड हर एक आरबीसी में 200 से 400 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सोच रहे हैं कुछ, हीमोग्लोबिन मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 200 से 400 मिलियन हीमोग्लोबिन, कितना छोटा स्ट्रक्चर होगा जो कि एक आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, हाँ जी। एंड स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह, द स्प्लीन इज द ऑर्गन दैट सर्व एज ग्रेवयार्ड फॉर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी कहने का मतलब है कि जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उसका ग्रेवयार्ड कहलाता है, खास करके आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कह सकते हो कब्रगाह, जैसे जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उस जगह को कब्र, तो वैसे आरबीसी डेड हो जाता है तो यहीं पर आकर के क्या कहते हैं, आकर के उसको ख़त्म किया जाता है। इट फिल्टर देन एंड ट्रैप डैमेज्ड आरबीसी, यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है एंड जो भी डैमेज्ड आरबीसी हैं उसको ट्रैप करता है। दे आर देन डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफाजेज, एंड वहाँ पे मैक्रोफाजेज सेल पाए जाते हैं स्प्लीन में जिसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड स्प्लीन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, एंड सबसे बड़ी लसिका अंग भी यही होती है, स्प्लीन ही होती है। सर इतना चीज़ बता दिए, कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, सुनते चलो, है ना, और क्वेश्चन डील करते चलो। बताओ भैया, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन। अच्छा, इसी के साथ आप हमें डब्ल्यूबीसी का भी बता दीजिए, इसको क्यों छोड़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है सर, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बताओ, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, तकरीबन वही, मतलब आप इस, ये देखो सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है ना, इसका काम फाइट करना है पैथोजेन से, तो कभी भी अटैक होगा, कभी भी मर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, लेस देन 2 वीक, आप कह सकते हो 2 सप्ताह से कम, लेस देन 1 वीक या 2 वीक जो भी बोल दो, इसका पूछा नहीं जाता। प्लेटलेट्स का पूछ देगा, प्लेटलेट्स का कितना होता है, तो 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज होता है, ठीक है, हाँ। एंड डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है बताओ, तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 6000 to 11,000 पर ml ऑफ ब्लड, जबकि प्लेटलेट्स का रेंज होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड, 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो इस बात का सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया, रेड ब्लड सेल, जो आपका रेड ब्लड सेल है, इसका लाइफ स्पान 120 दिन। रेड ब्लड सेल में कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन का काम मेनली ऑक्सीजन को कैरी करना है। एंड आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर MMQ ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 6000 से 11000। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। लाइफ स्पान 7 से 10 दिन होता है। आरबीसी को एक और नाम, किस नाम से जाना जाता है, सब लोग जानते होंगे, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है,
तो थ्रोम्बोसाइट, वेरी गुड। एंड आप हमें बताना कि इसमें क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का। हर एक आरबीसी में लगभग 200 से 400 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स या आरबीसी कहा जाता है ना। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? तो स्प्लीन है। स्प्लीन में कौन सा सेल है? मैक्रोफाजेज है। एंड मैक्रोफाजेज जो डैमेज्ड आरबीसी होते हैं, जो मरा हुआ आरबीसी होता है, उसको खत्म करके, निगल करके, खा के खत्म कर देता है। ठीक है, हाँ। इस तरीके से आपका ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। एंड आगे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। कह रहा था एवरेज लाइफ स्पान, औसतन जीवन काल रेड ब्लड सेल आरबीसी का तकरीबन 120 डेज है। वाइट ब्लड सेल्स यानी एक्सेप्ट अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो क्या कहते, कह रहा है एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल्स अप टू 2 वीक्स, यानी कि मोस्टली 2 वीक तक ही होता है। ठीक है। एंड न्यूट्रोफिल्स मतलब कह सकते हो डब्ल्यूबीसी अलग अलग टाइप के होते हैं, टोटल 5 टाइप होता है। उसमें मेनली आता है क्या क्या? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये जिसमें भी फिल लगा है ये सब क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। एंड ये एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, राइट। हाँ, न्यूट्रोफिल के पास कुछ घंटों का ही लाइफ स्पान होता है। प्लेटलेट्स का तकरीबन अब 3 से 5 दिन नहीं, 7 से 10 दिन ज़्यादा बेटर है, 7 to 10 डेज आपका होता है। ठीक है, चलो। तो फाइनली आपका एक क्वेश्चन से तकरीबन 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ, तो मेरा तरीका यही होता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू। इंसुलिन की कमी से क्या होती है बताओ? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस, डायूरेसिस, ऑल ऑफ दीज। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस, डायूरेसिस, ये सभी बताइए। बताइए आप सभी लोग, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डायबिटीज मेलिटस है ना। देखो ध्यान रखना, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? ये भी मधुमेह ही है। ये आपका देखो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है, ये भी याद रख लेना। एंड ये टाइप 2 डायबिटीज कहलाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है डायबिटीज मेलिटस, इसकी किसकी कमी से होता है भैया? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, राइट। एंड डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? तो एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। एंड ये आपके किसके द्वारा रिलीज होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, हाँ जी। तो आपका किस चीज़ का कमी होता है मेनली? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस एंड आपके एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। ठीक है, एक्चुअली जो आपके डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस हैं, डायबिटीज मेलिटस में किसकी कमी हो रही है? इंसुलिन डेफिशिएंसी। अच्छा, एक्चुअली इंसुलिन में मतलब होता क्या है डायबिटीज़ मेलिटस में? तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। कारण जानते हैं? शुगर की बीमारी इसको कहते हैं, जानते ही होंगे, मधुमेह है ना। हाँ, तो ध्यान रखना कि एक्चुअली बात ऐसा होता है ना कि इंसुलिन का काम ही होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ठीक है, एंड कम करने वाला फैक्टर ही अगर कम हो जाए, यानी इंसुलिन ही कम हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज को कम करने वाला कोई बचेगा नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज उफान मारेगा, बढ़ जाएगा, तो उसको ही डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो कह रहा है डायबिटीज़ मेलिटस इज ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है ना, ओके, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा आ जाता है। ठीक है ना। जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक बच्चा पूछ रहा है सर एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड देखो दोस्त, थोड़ा सा सब्र करो, अभी तक जेई का कोई अपडेट नहीं दिया है, तो उम्मीद है कि कुछ दिन में, कब डेट आ जाए मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो थोड़ा जैसे आपको थोड़ा है ना कि भाई कब आएगा कब आएगा, हम लोग को भी वही है कि कब आएगा कब आएगा, और जेई कब का लक्षण ही है ना, ये ऐसा ही करता ही है कि कभी भी मतलब सो के उठा नोटिफिकेशन दे देगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी। लेकिन हाँ, इसी सप्ताह में उम्मीद है कि एडमिट कार्ड का डेट आना है। ठीक है, हाँ। और एग्जाम भी आपका जून के स्टार्टिंग में होना चांसेस है। ठीक है, हाँ जी। चलो, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? एक कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस थ्रस्ट, यहाँ प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलेवरी डाइल्यूट यूरिन, एंड यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, यूरिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में 2 लक्षण है, एक तो
अगर जो डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट होगा तो पेशाब करेगा तो उसके पेशाब में ग्लूकोज आने लग जाता है और महकने लगता है उसका पेशाब और वहाँ पर चींटी लगने लग जाता है, तब तो वो समझना डायबिटीज़ मेलिटस है जो इंसुलिन की कमी से हुआ है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है ना कि यहाँ पर आपका ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, ये इसमें क्या होता है ना, डायबिटीज़ इंसिपिडस में पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगता है और पेशाब भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ग्लूकोज का मात्रा नहीं बढ़ा है लेकिन ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पेशाब होता है। कारण क्योंकि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी में है, नाम ही है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिनेशन को जो बढ़ाए, पेशाब बनने को बढ़ाए। एंटी डायूरेटिक आपकी बॉडी में ऐसा फैक्टर है जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी किडनी में जो यूरिन बन रहा होता है उस यूरिन बनने के दौरान वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आपके बॉडी में ADH की मात्रा अगर कम हो गई तो वो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होना था किडनी ट्यूब्यूल्स में वो नहीं हो पाता है, जिससे ज़्यादा पेशाब बनता है। एंड इससे ज़्यादा पेशाब बनेगा तो आपके बॉडी में वाटर का लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बार बार पेशाब लगता है, बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये ADH का दोनों डायबिटीज़ का पहचान है। कॉमनली कॉज्ड बाय, ध्यान रखना, कॉमनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द पेनक्रिएटिक हार्मोन इंसुलिन। जो इंसुलिन रिलीज होता है वो पेनक्रियाज है ना। हाँ जी, प्रियंका सिंह कह रहे ये सब सिलेबस पढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे दीजिए आप, है ना, 11th-12th बेस्ड कोई एग्जाम दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। कॉमनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पेनक्रिएटिक हार्मोन इंसुलिन, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन फेल्योर ऑफ मेटाबोलाइज शुगर एंड स्टार्च। कहने का मतलब है मेनली यहाँ पर जो पेनक्रियाज के द्वारा जो हार्मोन बनता है इंसुलिन, उसकी कमी हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ये मैंने बताया था ना, ADH को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं। हाँ जी, वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन ध्यान रखना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से अगर हम इसको जानते हैं तो आप सभी लोग हमें बताना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये रिलीज होता है। तो ये बोल रहा है कि वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है जो कि आपके किडनी में मतलब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ, यूरिन कंटेन्स ग्लूकोज, यहाँ पर यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है जबकि यहाँ पर यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है कि डायबिटीज़ दो टाइप का, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझे होंगे। क्या क्या समझे, देखो, इंसुलिन की कमी, बताना आप सभी लोग कि जो इंसुलिन की कमी हो रही है यानी इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलिटस हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग हमें बताना कि डायबिटीज़ मेलिटस को टाइप 1 कहते हैं जहाँ पर किसकी कमी, इंसुलिन की कमी। डायबिटीज़ इंसिपिडस को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं जिसमें किसकी कमी, ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंड ADH का फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज हो रहा है। अब जो डायबिटीज़ मेलिटस है वहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, एक्सेस लेवल ऑफ शुगर, ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में एक्सेस थ्रस्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बनने लगता है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर क्या होता है, पेनक्रिएटिक हार्मोन इंसुलिन की कमी होती है, यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन वैसोप्रेसिन की कमी होती है। यहाँ ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाता है जबकि यहाँ पर ग्लूकोज यूरिन में नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। चलो, अब क्या होता है समझना बात को थोड़ा सा, पेनक्रियाज, क्योंकि इंसुलिन पूछा जाता है, एक सवाल बनता है, इंसुलिन बताओ भाई, इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज होता है। इंसुलिन तो हार्मोन है, आपने ये तो पढ़ लिया कि सर हाँ ADH किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, वो भी क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज होता है, इंसुलिन, तो इंसुलिन आपका पेनक्रियाज के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। एंड पेनक्रियाज में भी ध्यान रखना, पेनक्रियाज के द्वारा हो रिलीज होता है। ठीक है, एंड पेनक्रियाज एक प्रकार का खास बात है कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखना। ये कैसा ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी हिंदी में कहे तो मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि है ना, मिश्रित ग्रंथि है ना, मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। भाई देखो, जो भी पढ़ा रहा हूँ रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, फालतू के कुछ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है ना। तो इंसुलिन, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि सर क्या कर रहे हैं आप, भाई वही कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा सवाल, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि मॉडल पेपर से सीधा एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, मेरा तरीका यही है कि भाई PYQ को लेता हूँ, टॉपिक समझ के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इंसुलिन का क्या है, पेनक्रियाज, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब क्या सर, इसमें दोनों नेचर है, एंडोक्राइन नेचर भी है एंड एक्सोक्राइन नेचर भी है, एक्सोक्राइन नेचर भी है। तो इसका जो एंडोक्राइन नेचर होता है, ध्यान रखना, वो ज़्यादा नहीं होता है, वो बस 1% भागी एंडोक्राइन है, जबकि एक्सोक्राइन कितना होता है, लगभग आप 99% पार्ट एक्सोक्राइन मान सकते हैं। एंडोक्राइन पार्ट के लिए एक अलग से नाम दिया गया है, कि कोई बताएगा, बताओ,
सवाल एक बार आया था कि बताओ भैया पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ, हिंदी में लैंगरहैंस की द्विपकाएं, लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अगर एक्सोक्राइन पार्ट की मैं बात करूं तो ये क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। और किस में हेल्पफुल होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, डाइजेस्टिव यानी पाचन में हेल्पफुल होता है। एंड जो इंसुलिन है, आप सभी लोगों से बताना, आप सभी लोग बताओ, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये तो जानते हो, तो बताओ इंसुलिन अगर हार्मोन है तो ये किसके द्वारा रिलीज होता होगा, एक्सोक्राइन पार्ट या एंडोक्राइन पार्ट, है ना, बताओ एक्सोक्राइन पार्ट या एंडोक्राइन पार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हार्मोन जब भी, क्योंकि देखो एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है ना ग्लैंड का, वो क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। लेकिन हार्मोन जैसे ही वर्ड आ गया तो यानी हार्मोन कौन बनाएगा, बताओ भैया, हार्मोन बनाएगा आपका एंडोक्राइन पार्ट, यानी ये जो हार्मोन है वो इंडोक्राइन पार्ट बनता है, इंडोक्राइन पार्ट से बनता है ना, इंडोक्राइन पार्ट से बनता है। एंड आपका यही पेनक्रियाज है, अग्न्याशय है। एंड पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जो आइसोलेट सेल हैं उसमें 4 प्रकार की, एंडोक्राइन पार्ट में 4 प्रकार का सेल होता है। कौन कौन सा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अब ये कौन क्या क्या बनाता है, ध्यान से सुनना। अल्फा सेल ये भी हार्मोन बनाएगा, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन नाम ही है, ग्लूकागोन यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को गेन करेगा यानी बढ़ाएगा, इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। वेरी गुड। बीटा सेल, बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन करता है, इंसुलिन यहाँ क्या करता है, ब्लड को ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। कैसे, तो इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, बीटा सेल के द्वारा। एंड बीटा सेल क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन, है ना, हाँ। एंड पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइडेज जो सेल होते हैं, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी सेल, ये सिक्रीट करता है पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, हाँ जी। ध्यान रखना, जो आपका इंसुलिन है वो किसके द्वारा, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है, हाँ जी। तो ये भी पूछा गया किसके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा, है ना। चलो, इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज होता है, बीटा सेल के द्वारा, ग्लूकागोन अल्फा सेल के द्वारा, ये दोनों तो जरूर याद रख लेना। एंड आपको इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जबकि आपका सोमैटोस्टेटिन दोनों के कंट्रोल को करता है, अल्फा और बीटा को कंट्रोल करता है, जो ज़्यादा बनने लगता है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, हाँ जी। वही बोल रहा है कि देखो ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, अल्फा बीटा डेल्टा ये सब सेल जो ग्लूकागोन इंसुलिन सोमैटोस्टेटिन बनाया वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है एंड वहाँ एक्शन शो करता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट 99% है वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और वो डुओडेनम में देता है, देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वहाँ पर पाचन होने का काम करता है। 2 क्वेश्चन, तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन सीख चुके होंगे आप, हाँ जी। ये सारा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है, बताओ भैया इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो पेनक्रियाज के द्वारा। अच्छा, पेनक्रियाज किस प्रकार का ग्रंथि है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन या मिश्रित, तो मिश्रित ग्रंथि है। अच्छा, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट कितना परसेंटेज होता है, तो 1% होता है। अच्छा, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम क्या है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्विपकाएं। फिर पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट कितना होता है, 99% भाग जो होता है एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंड पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन हिस्सा है वो क्या बनाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक एंजाइम बनाते हैं जो कि आपके पाचन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन पार्ट्स क्या बनाते हैं, तो सेवरल हार्मोन्स बनाते हैं जो आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, एंडोक्राइन पार्ट के लिए अलग से एक नाम दिया गया है आइसोलेट सेल या तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार की कोशिका होती है, तो 4 प्रकार की कोशिका, अल्फा बीटा डेल्टा पीपी। अल्फा सेल क्या करता है बताओ भैया, तो अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है। एंड ग्लूकागोन क्या करता है सर, तो ग्लूकागोन यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को गोन करेगा, गेन मतलब समझ रहे ना, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। बीटा सेल, बीटा सेल मतलब क्या हो गया, दूसरा नंबर, ये इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, डाउन करेगा। एंड ध्यान रखना, तीसरा नंबर है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन दोनों के हाइपर सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जबकि पीपी सेल पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है, हाँ जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी ग्रुप। इसमें से कौन सा विटामिन बी ग्रुप का मेंबर नहीं है, कौन सा विटामिन बी ग्रुप का मेंबर नहीं है बताओ। राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन, निकोटिनामाइड। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो सबका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो ये अभी आपसे नहीं बनेगा, अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जस्ट वेट करो और इधर देखो, वेट एंड वॉच, ठीक है। पहले आप सारे का केमिकल नेम याद कर लो, फिर क्वेश्चन बनवाते हैं, है ना। केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन, ध्यान रखना विटामिन ए बी सी डी ई के सारा सीक्वेंस में याद रख लेना, एंड सारे विटामिन का नाम याद रख लेना। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, रेटिनॉल, वेरी गुड। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, है ना। हाँ, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, राइट। हाँ जी, तो ये टोटल आपके विटामिन हैं एंड उसके कुछ केमिकल नेम हैं। सर याद कैसे रहेगा सर, तो ट्रिक इसका जान लो, आप एक सीक्वेंस में याद रखना ए बी सी डी ई के, राइट, एंड उसके बाद एक लाइन लिख देना रथ एक टॉफ़ी। क्या लिख देना, मैं एक लाइन बता रहा हूँ, रथ एक टॉफ़ी, बस। विटामिन को याद रखने का तरीका यही है, रथ एक टॉफ़ी। कैसे सर याद रहेगा, तो सीक्वेंस में लिखो रथ एक टो ओ कर फ दीर्घी कर टॉफ़ी। तो विटामिन ए के सामने रो आ रहा है यानी कि रेटिनॉल, विटामिन बी के सामने थो आ रहा है यानी थायमिन, विटामिन सी के सामने ए आ रहा है यानी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी के सामने को आ रहा है यानी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई के सामने को आ रहा है, टो आ रहा है, देखो टोकोफेरॉल, विटामिन के सामने फो आ रहा है यानी फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कारण क्योंकि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करोगे तो टोटल कितने विटामिन होते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ सीक्वेंस में, बताना। B1 होता है, यस। B2 होता है, यस। B3 होता है ना। B4 होता है, नो, B4 नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12। आप लोग सोचोगे सर इतना इतना तो होता ही नहीं, आप कैसे बता रहे हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले 1 से 12 तक लिख दिए, एंड आपको याद रखना चार वाला नहीं होता है, विटामिन B4 नहीं होता है। अब 4 नहीं होता है तो चरका पहाड़ा पढ़ो, चरका 4, 4 दूनी 8, तो B8 भी नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके बाद 12 तो होता है, लेकिन 10 और 11 नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। यानी ध्यान रखना, विटामिन B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। इस तरीके से क्या क्या 4, 8 होता है, नहीं होता है, फिर 12 होता है, लेकिन 10, 11 नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, अब आपको क्या है कि एक सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है, इस सबका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। अब एक सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है ना। B1, B2, देखो क्या क्या B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है, B9 यहाँ छूट गया है तो मैं B9 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब B9 को अलग से याद रख लेना। अब इसका ट्रिक याद रख लो, इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। देखो इसका ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए अपने आप में एक अलग नाम है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। अब थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, अब 1 बाय 1 बैठाओ। जैसे देखो B1 के सामने थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, है ना। हाँ, तो थोड़ा में विटामिन B1 में थो आ गया यानी थायमिन, विटामिन B2 में रो आ गया यानी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 में न्यू यानी नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं, है ना, नियासिन। पेंट यानी पेंटोथेनिक अम्ल B5, है ना। B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, B7 यानी कि बायोटीन, B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन, है ना। हाँ जी, एंड B9 के लिए अलग से इसका हो जाता है क्या, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इसका एक अलग नाम होता है ना, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। अब आप लोग को ये याद हो गया, अब आप आराम से छांट दोगे। देखो कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप का नहीं है, यानी विटामिन बी के ग्रुप का नहीं है। देखो सबसे पहले तो राइबोफ्लेविन, है ना। तो राइबोफ्लेविन किसका नाम था, तो याद करो
थोड़ा रा यानी विटामिन बी टू, ये क्या है बी टू है, राइबोफ्लेविन क्या है बी टू है, यानी ये तो है। यहाँ क्या बोल रहा है नॉट अ मेंबर, यानी विटामिन बी का मेंबर नहीं है, लेकिन ये तो है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल याद करो, रथ एक न्यू टॉफी, टॉफी में टॉ आ रहा था, देखो टोकोफेरॉल में विटामिन ई टोकोफेरॉल, यानी ये विटामिन ई है। तो आंसर तो मिल गया ना, यही तो नहीं है। साइनोकोबालामाइन विटामिन बी12 होता है, एंड निकोटिनामाइड विटामिन बी3 होता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो आंसर आप लोग बताओ खुद, सारे बच्चे आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। आंसर क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल। इसका तरीका है टोकोफेरॉल को याद रखने का कि ई छौड़ा है ना, ई छौड़ा हम लोग गांव घर में होता है ना, हमरा टोकै छे, है ना, गांव में होता है ना, ई छोड़वा हमरा टोकै छे। ई मतलब विटामिन ई, टोकै छे मतलब टोकोफेरॉल, टोकै छे मतलब टोकोफेरॉल, ठीक है। ई छोड़ा हमरा टोकै छे मतलब टोकोफेरॉल, है ना, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ओके चलो, विटामिन ई टोकोफेरॉल याद हो गया। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद रखना। अब विटामिन के कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी आपको याद रखना है। अलग अलग विटामिन के अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो कि आपको याद रखना कंपलसरी है। जैसे आपको मैं याद करा दे रहा हूँ, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, गाना भी सुने होंगे, बेरी बेरी बाजे रे पला अखेले वे बिगाड़े चढ़ पहिया है ना। हाँ, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ा फूल जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के की कमी से लैक ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, है ना। आयरन की कमी से अनीमिया, देखो याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, याद रह जाएगा, हाँ जी याद रख लेना भाई। बी1 कमी, ये सब इंपॉर्टेंट जो भी है वही सब बता रहा हूँ। बी1 की कमी से बेरी बेरी, ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा, सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के की कमी से लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, आयरन की कमी से अनीमिया, आयोडीन की कमी से गोइटर। चलो ठीक है, तो विटामिन से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा तो लपेट दोगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन है व्हाट आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, वेयर आर यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया में कहाँ पर होता है, यानी वेयर आर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम कहाँ पर उपस्थित होता है बताओ। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम यानी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर उपस्थित होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है दोस्त, देखो बैक्टीरिया में ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मीजोजोम नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें पाया जाता है ना। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, एंड प्रोकैरियोटिक में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो देखो यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन में ही जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है मीजोजोम, उसी में मेनली आपका होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो ये बोल रहा है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो आपके श्वसन एंजाइम होते हैं लोकेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, है ना। हाँ जी, मीजोजोम आर फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाँ जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फिंगर लाइक फोल्डिंग का बना होता है बैक्टीरियल सेल में, एंड इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल, एंड यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि रेस्पिरेशन कराता है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इम्प्योर ब्लड फाउंड, बताओ हार्ट के किस भाग में इम्प्योर ब्लड आता है, इन द राइट पार्ट, इन द लेफ्ट पार्ट, इन द वेंट्रिकल्स, इन द आर्टेरिया। कहने का मतलब अगर हार्ट की सिंपल बेसिक एनाटॉमी समझ जाओगे तो समझ जाओगे क्वेश्चन। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, हाँ हार्ट को सबसे पहली बात है दो भाग में बांटा गया है, एक साइड है ये इधर पूरा हो गया किधर, ये साइड इधर वाला जो हो गया क्या हो गया बताओ, इधर वाला जो हो गया ये वाला साइड जो हो गया ये लेफ्ट साइड हो गया, सॉरी इधर राइट साइड हो गया, इधर राइट साइड हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट को पहली बात तो दाएं और बाएं भाग में बांट दिया गया है, एंड ऊपर वाले को ऑट्रियम कहा जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है, हाँ उस हिसाब से नाम भी दिया गया है, उस हिसाब से आप नाम भी जानते होंगे। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट में है और ऊपर में है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट में है ऊपर में है तो लेफ्ट एट्रियम, ऊपर में है नीचे में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब पूछ रहा है किधर इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं,
देखो मैं आपको बताता हूँ, इम्प्योर मतलब है अशुद्ध रक्त, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। तो हृदय को दो भागों में बांटा गया, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। तो एक्चुअली जो आप शुभ काम, जनरली ऐसे देखो, शुभ काम जो आप करते हो कौन हाथ से करते हो? दाहिने हाथ से करते हो, राइट साइड से करते हो, राइट हैंड से। उल्टा हाथ से क्या करते हो भाई? क्या करते हो? अरे भाई कुछ करते हो? सीधा हाथ से तो खाते हो, उल्टा हाथ से धोते हो, राइट। तो जो शुद्ध काम है वो क्या करते हो? सीधा हाथ यानी राइट हैंड से करते हो। लेकिन अपना दिल तो है पागल जी, है ना, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, ये क्या करता है, ये तो उल्टा करता है। यानी अच्छा काम ये राइट साइड से नहीं करेगा, ये लेफ्ट साइड से करेगा, समझ रहे हो? यानी कि राइट मतलब दाहिना होता है, तो दाहिने भाग से ये अच्छा नहीं, है ना, लेफ्ट साइड से अच्छा करता है। तो समझ लो बात, हम लोगों के अपोजिट है दिल, हम लोग अच्छा काम राइट साइड से करते हैं, खराब काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेकिन दिल उल्टा करता है, दिल का जो राइट साइड है वो खराब खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ क्या आता है? राइट साइड में, चाहे राइट एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। रानी यादव कह रहे हैं मैं तो लेफ्टी हूँ आपकी बात नहीं कर रहा मैं फिर, है ना। तो इन द क्या हो जाएगा बताओ? राइट पार्ट, यस राइट पार्ट। वेंट्रिकल एट्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये था आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। देखो राइट साइड में ब्लू कलर से दिखाया गया यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में रेड कलर है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का जो येलो रंग होता है वो उसका मेन कारण क्या है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल, क्योंकि उसमें बाइल उपस्थित है। नो। द प्रेजेंस ऑफ लिम्फ, क्या बात करो, लिम्फ तो कलरलेस होता है भाई, उसके कैसे हो जाए? प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, भाई यूरिन में कोलेस्ट्रॉल। द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, यस, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण आपका जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र का रंग है वो पीला रंग होता है, ठीक है। हाँ जी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, यानी निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हाइपोथैलेमस से में स्थित नहीं है, मतलब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल नहीं होती। बताओ भैया कौन सा कार्य है जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है? हाँ जी, आपका भूख करता है, हाँ जी भूख करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, प्यास करता है, लेकिन मेमोरी एंड लर्निंग वाला काम ये नहीं करता है। मेमोरी एंड लर्निंग वाला काम हाइपोथैलेमस का नहीं है। भूख, प्यास, लव, है ना, ये सब हाइपोथैलेमस का डिपार्टमेंट है ना। ये सब काम आपका सेरिब्रम का हो जाता है, वो सब काम हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। चलो तो ये देखो हाइपोथैलेमस है जो कि भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। द डिक्रीज फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब है डिक्रीज्ड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब आवृत प्रवाह निम्न में से किसकी कमी से होता है? कहने का मतलब हुआ द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे मेरे ख्याल से डिक्रीज्ड वर्ड नहीं होगा, द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, है ना। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड पीरियड्स आते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में टूट के गिरता है, पता है ना, यूट्रस का इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम टूट टूट के गिरता है। तो आखिर कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन? सारे बच्चे बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है। यही आपके यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है, एंड इसकी कमी होगी तो वो छ करके गिरने लगेगा। देखो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, वही टूट टूट के गिरता है प्रोजेस्टेरॉन की कमी होने की वजह से, ठीक है। लव हार्मोन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, है ना। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। यानी अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, ओवरऑल कहने का मतलब है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताओ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? द कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू यूरिया, एमोनिया से यूरिया में बदलना वो कहाँ होता है? लीवर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन या किडनी में? तो याद रखना ये लीवर में होता है। वेरी गुड, लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनता है? यूरिया बनता है। कहाँ पे? लीवर में, यूरिया साइकिल के माध्यम से, ठीक है। देखो CONH2 CONH2 दो गो होता है ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है। एंड ये यूरिया बनने के बाद यूरिया बनने के बाद वो कहाँ भेज देता है? किडनी में। एंड किडनी में क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है तो इसको शरीर से बाहर निकालना है, तो किडनी यूरिन के माध्यम से शरीर से छुका देता है, बाहर निकाल देता है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखना यूरिन कहाँ, यूरिया कहाँ बनता है? वहाँ लीवर में। एमनीसिया इज रिलेटेड टू, एमनीसिया संबंधित है स्लीप डिसऑर्डर, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट या मेमोरी इंपेयरमेंट।
यानी एमनीसिया किस चीज़ से संबंधित बीमारी है? निंद्रा रोग नहीं, निंद्रा रोग नहीं है ना। विजुअल विजुअल इम्पेयरमेंट ऐसा भी नहीं है ना, सॉरी हकीकत ये विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि में कमी भी नहीं है। हियरिंग यानी कि सुनने में कमी नहीं, स्मृति में कमी यानी मेमोरी की कमी हो जाती है तो वो एमनीसिया रोग कहलाता है, यानी भूलने की बीमारी। एमनीसिया, डिमेंशिया ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब आपका क्या होता है? मेमोरी इम्पेयरमेंट, यानी कि आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आप सभी लोग का क्लास ओवर होता है। थैंक यू सो मच गाइड। एंड सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेटेड रहने के लिए, इवन फार्मेसी फील्ड, अभी चूंकि आप एडमिशन लेने वाले हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम, ऑल इंडिया कहीं के भी स्टूडेंट हैं, हर चीज़ का अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर देता हूं। मोर देन 11 अब तो 12,000 हो चुके हैं स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कह सकते हो आपको फालतू की चीज़ें वहाँ मिलेगी नहीं, मैं जेन्युइन बातें करता हूँ, तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो सारे बच्चे इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाए, है ना। हाँ जी। एंड फार्मेसी रिलेटेड आपके चैनल जो है वो हमारा उदित फार्मेसी का मेन चैनल है, वहाँ पे भी आप धीरे धीरे अपना कन्वर्ट हो जाइएगा। लेकिन पहले तो अभी आप यहाँ एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस कीजिए और मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपका पेपर अच्छा जाए। एंड अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा जाएगा, है ना। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।